नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो भारत में जो हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ रहे थे उसी को दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा जो है पार्ट 2 है दोस्तों। इसमें हम लोग भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, सभी चीज़ों को जानेंगे दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर दोस्तों पॉलिटिक्स सीरीज शुरू की गई थी, जिसका भाग 6 तक हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर दोस्तों आप पॉलिटी सीरीज़ को देख सकते हैं। और पॉलिटी सीरीज़ खत्म होने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन से शुरुआत किए हैं दोस्तों। यूरोपीय कंपनी का आगमन का पहला पार्ट दोस्तों हम लोग पढ़ाया था, जिसमें हम लोग पुर्तगालियों के बारे में जाने थे, सारी बातें बताए थे, क्यों यूरोपीय कंपनी भारत आई, कैसे आई, क्या कारण थे, सारी बातों को जाने थे। आज दोस्तों जानेंगे हम लोग क्या डचों का आगमन के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में डच कहाँ है दोस्तों। यहाँ पर हम मैप रखे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर है आपका यूरोप का मैप है दोस्तों। कल आपको बताए थे कि देखिए यहाँ पर कि पुर्तगाली और स्पेनी क्यों मतलब कि भौगोलिक खोजों में ज़्यादा क्या थे, एक्टिव थे दोस्तों, क्योंकि ये क्या तटीय प्रदेश में थे, मतलब कि तटीय क्षेत्र में ये थे, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर क्या था, ये लोग एक्टिव रहते थे। उसके बाद बताएं कि उसके बाद कौन आया था पुर्तगाली के बाद भारत में हमारे, तो हमारे भारत में दोस्तों आया था कौन, आपका नीदरलैंड आया था, मतलब जिसको हम लोग हालैंड या डच भी बोलते हैं। डच क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो निवासी है उसको बोलते हैं डच दोस्तों, मतलब नीदरलैंड हॉलैंड का जो निवासी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डच बोलते हैं। जैसे हम लोग भारत के निवासी को बोलते हैं भारतीय बोलते हैं, उसी तरह से डच के निवासी होते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। अब बात आता है आपके दिमाग में कभी यही बात आती होगी कि पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बाद स्पेन क्यों नहीं आया भारत। तो स्पेन दोस्तों भारत इसलिए नहीं आया क्योंकि हम बताए थे वहाँ पर कल जब पढ़ा रहे थे आपको, तो हम बताए थे कि जो पुर्तगाल के जो राजा थे द नेविगेटर और स्पेन की जो रानी थी इसाबेल, दोनों के बीच तो संधि हुई थी कि जो भी भौगोलिक खोजों के दौरान कुछ नए क्षेत्रों की खोज करेगा, तो जो देश खोज करेगा वहाँ पर दूसरा देश नहीं जाएगा। मान लीजिए पुर्तगाल अगर खोज किया भारत जाने का रास्ता, भारत का, तो वहाँ पर स्पेन दोस्तों आ नहीं सकता। जिस तरह से अमेरिका की खोज कौन किया था, स्पेन के नाविक जो थे कोलंबस, तो वहाँ पर पुर्तगाली नहीं जा सकते थे, उसी तरह से स्पेन भी, स्पेनिश जो थे वो भारत दोस्तों नहीं आए थे। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। बात आता है कि आपका जो हॉलैंड या डच जो है नीदरलैंड, ये क्यों आया था, आपको बता दें दोस्तों कि जो भी मतलब कि जैसे हम ही लोग हैं पड़ोस में हमारे हैं, तो मान लीजिए कि पड़ोसी हमारा क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसको देख करके हमारे मन में भी कुछ भावना जागती ना कि वो क्या कर रहा है, कितना वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो उसी मतलब कि पड़ोस में रह करके तो वो भी सोचता है कि इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हम भी इस तरह कार्य कर करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से मतलब कि उनकी उन्नति को देख करके जो भी अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यहाँ पर देखिएगा यूरोपीय देश, जो भी मतलब कि यूरोपीय देश दोस्तों आए हैं हमारे भारत में, देखिएगा सब तटीय हैं, मतलब कि सब किसी न तट के किनारे। जैसे आपका पुर्तगाल यहाँ हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड यहाँ हो गया, आपका डेनमार्क देखिए यहाँ हो गया, यहाँ पर आपका इंग्लैंड हो गया। ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब जो देश थे हमारे भारत में दोस्तों व्यापारिक उद्देश्य दोस्तों आए थे, मतलब कि एक दूसरे से प्रेरित होकर के दोस्तों आए थे। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, आपके जो हैं यहाँ पर नीदरलैंड हॉलैंड, वो आए थे। तो यहाँ पर आप समझ गए कि हॉलैंड कहाँ है, आपका नीदरलैंड देखिए यहाँ पर है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो डच यात्री था वो कौन था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग, जो पहला जो डच यात्री था उसका नाम था कार्लेनियस हाउटमैन, जो 1595 96 दोस्तों, कहीं कहीं दिया रहता है 95 में दिया रहता है। वो क्या हुआ था, वो स्थल मार्ग से होते हुए कहाँ पहुंचा था दोस्तों, आपका सुमात्रा पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था, सुमात्रा। सुमात्रा जो इंडोनेशिया का दोस्तों एक द्वीप है, वहां पर ये पहुंचा था। ये पहला डच यात्री था। वहां पर की स्थिति परिस्थिति को देख करके वहां से देखा, आप इंडोनेशिया देख रहे हैं दोस्तों, वो भी क्या था, एक तरह का मसाला द्वीप ही उसको कहते हैं हम लोग, मतलब कि उसको मसाला द्वीप, वहाँ भी मतलब अच्छा खासा दोस्तों मसाला हुआ करता था। तो वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देख करके वो कहाँ गया, वापस गया अपना नीदरलैंड, मतलब कि वहाँ हॉलैंड गया। हॉलैंड गया तो वहाँ पर की जो सरकार थी, संसद थी, उसकी सारी उसको सारी बातें बताई। तो वहाँ की जो सरकार थे, हॉलैंड की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के संदर्भ में व्यापार करने के लिए, आक्रमण करने की, विजय करने का अधिकार क्या किया, एक कंपनी को दिया, मतलब कि एक डच कंपनी दोस्तों बनाया गया। डच कंपनी कब बनी उसके बारे में आपको बताते हैं। तो डच कंपनी बनी दोस्तों आपका 1602 में। कब बना, 1602 में। डच संसद, मतलब कि ये पहला ऐसा दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई संसद क्या कर रहा है, कोई कंपनी का निर्माण कर रहा है। इससे पहले जो पुर्तगाली कंपनी का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों पुर्तगाली कंपनी का निर्माण कोई संसद नहीं की थी, बल्कि वहाँ की जो सरकार थी, राजा थे, वो किए थे। यहाँ पर जो देखिएगा डच संसद क्या किए थे, पुर्तगाली डच कंपनी का दोस्तों निर्माण किया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कहने का मतलब इसीलिए दोस्तों होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का ये, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का ये,
क्योंकि जो कंपनी का निर्माण हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, तो ईस्ट वजह पर, मतलब कि जो पूर्वी देश है दोस्तों उसके पास व्यापार करने के उद्देश्य दोस्तों हो रहा है, इसीलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया मतलब कि नाम रखा जाता था। तो यहाँ पर इसको हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड या इसको VOC मतलब कि वेरिंगदे ओस्ट इंडेस कंपनी की स्थापना में दोस्तों इसमें 17 सदस्यों का एक बोर्ड का गठन किया गया। मतलब इसमें जो कंपनी बना उसमें कितने थे, 17 सदस्य थे, मतलब एक तरह का दोस्तों शेयर होल्डर थे। मतलब कहने का मतलब सभी लोगों ने क्या किया, अपना अपना शेयर उसमें शामिल किया दोस्तों, और एक कंपनी का दोस्तों निर्माण किया। संसद द्वारा ये कंपनी का निर्माण हुआ। इसमें कहा गया कि क्या होगा कि हम मिलजुल कर क्या करेंगे, अपना व्यापारिक कार्य करेंगे, लाभ होगा तो सब मिलजुल कर उसमें अपना क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आप देखते हैं अभी वर्तमान में शेयर मार्केट दोस्तों होता है, अगर जानते होंगे तो उसमें आप पैसा लगाते हैं तो कैसे पैसा अगर ग्रोथ कर रहा है, अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो सबको लाभ होता है, अगर मार्केट गिर रहा है तो एक को नुकसान हुआ तो सारे को दोस्तों नुकसान होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर था। तो ये पहला ऐसा दोस्तों यहाँ पर परिस्थिति बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पर नोट याद रखिएगा कि विश्व में प्रथम शेयर बाजार इसी समय क्या दोस्तों स्थापित हुआ था। अगर बोलेगा कि विश्व में प्रथम शेयर बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हॉलैंड द्वारा कहाँ हुआ था, हॉलैंड में हुआ था, मतलब डच द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं उनकी कंपनी दोस्तों बन गई, किसी कंपनी बन गई, डचों की कंपनी बन गई। अब डच तैयार है किसके लिए, तो भारत में व्यापार करने के लिए। अब क्या किए वो 1605 में दोस्तों डच भारत में प्रथम डच कारखाने की दोस्तों स्थापना करते हैं। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। जगह का नाम क्या है, तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम नामक जगह पर 1605 में डच हैं वो क्या करते हैं, अपना एक कोठी बनाते हैं 1605 में, जो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। उसके बाद क्या करते हैं, कोठी बनाया। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1605 में डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायाना, ये अम्बायाना कहाँ है आपका, ये आपका इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया का एक दोस्तों क्षेत्र है। वहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर दोस्तों कब्जा कर लिया। तथा मसालो द्वीप जो इंडोनेशिया में भी अपना प्रभाव स्थापित किया। हमको आपको बताएं कि सबसे पहले जो हाउटमैन गया था वो कहाँ गया था दोस्तों, आपका इंडोनेशिया ही गया था। इंडोनेशिया में वहाँ पर आपका पुर्तगालियों का भी दोस्तों क्या था, वर्चस्व था। लेकिन पुर्तगालियों का समय दर समय क्या था, वर्चस्व धीरे धीरे दोस्तों घट रहा था। मतलब उनका स्थिति परिस्थिति दोस्तों धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि उनकी जो शक्ति थी धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इसी का फायदा उठा करके जो भी यूरोपीय कंपनी आते हैं धीरे धीरे उनके प्रदेशों को, उनके क्षेत्रों को दोस्तों क्या करते हैं, छीनना शुरू करते हैं, तो उस पर कब्जा करना शुरू करते हैं। जहां पर आप पहला प्रयास यहाँ देख रहे हैं डचों का। डच क्या किए अम्बियाना पर, और जो मसाला द्वीप उसको बताएं कि इंडोनेशिया को मसाला द्वीप के नाम से भी जानते हैं, वहां पर क्या किया, अपना प्रभुत्व दोस्तों स्थापित करना शुरू कर दिए। उसके बाद दोस्तों 1610 की बात बताते हैं कि 1610 में डच क्या किए, जो चंद्रगिरी के शासक थे उनसे एक समझौता किए। समझौता करके क्या किए, वहां पर एक दूसरी फैक्ट्री अपने स्थापित की है। कहाँ पर, पूर्वी तट पर ही, पुलिकट में। कहाँ पर, पुलिकट जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो बाउंड्री है वहां पर है दोस्तों, वहां पर स्थापित किया और इसको अपना मुख्यालय बनाया। किसने, डचों ने दोस्तों। यहाँ से समझौता किया, तो चंद्रगिरी के राजा थे उनसे, और पुलिकट में दोस्तों क्या किया, अपना एक दूसरा फैक्ट्री बनाया 1610 में। पहला तो बना लिया अपना मसूलीपट्टनम, दूसरा कहाँ बनाया, अपना पुलिकट में, और उसको अपना मुख्यालय बनाया, अपना केंद्र कहाँ बनाया, पुलिकट में बनाया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पुलिकट में डच क्या किए, एक टकसाल, टकसाल मतलब कि सोने का पैगोडा सिक्का जारी करना शुरू किया, जिस पर क्या था दोस्तों, भगवान जो वेंकटेश्वर थे, विष्णु जी का चित्र दोस्तों रहता था। किस पर, तो सोने का सिक्का पैगोडा जारी करते थे डच। ये भी याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न कर देगा कि सोने का पैगोडा का सिक्का जारी कौन करता था, तो डचों द्वारा ये दोस्तों सिक्का जारी किया गया था। ये भी परमिशन लिया गया था किससे, जो चंद्रगिरी के राजा थे उनसे परमिशन लेकर तो ये सिक्का ढालना ये शुरू किया, टकसाल ढालना ये शुरू किया था। आगे बात करते हैं, अगर आप बात करें कि बंगाल में कैसे धीरे धीरे अपना इनका क्या हो रहा है दोस्तों, जो व्यापारिक क्षेत्र है उसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। विस्तार कैसे कैसे हो रहा है, सब अंत में आपको सब दिखा दें कहाँ कहाँ इनकी कंपनियां स्थापित हुई थी। पहले ये पूर्वी देशों से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी में भी जाते हैं। पश्चिम में आपका ये सूरत में और कोचीन में दोस्तों अपना ये व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों बंगाल में। बंगाल में इनका प्रथम जो कारखाना स्थापित होता है पिपली में होता है। कहाँ होता है, पिपली में 1627 में होता है दोस्तों। बंगाल में और भी होता है, कासिम बाजार आपका हो गया, चिंसूरा हो गया, ये सब जगह पर भी क्या करते हैं, अपने यहाँ स्थापित करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपना कि डच जो है 1639 में, जैसे अब इंडोनेशिया के कुछ प्रदेश को पुर्तगालियों से छीनना शुरू किए थे। अब इनका इतना ताकत दोस्तों बढ़ गया था, मतलब इतने शक्तिशाली हो गए थे कि भारत में जो पुर्तगाली का जो भी प्रदेश क्षेत्र था दोस्तों उसको अब कब्जा करने के लिए क्या हुए, तैयार थे। ये कौन, डच। तो 1639 में क्या किया, डचों ने गोवा पर आक्रमण किया, लेकिन उसको हड़प नहीं पाए। उसको मतलब आक्रमण किया लेकिन उसको हड़प नहीं पाए। 1641 में मलक्का, जिस पर अधिकार किया था कौन, आपका अल्बुकर्क के बारे में बताए थे, उस पर नियंत्रण के बाद 1658 में लंका, सिलोन पर भी दोस्तों अधिकार कर लिया। सिलोन मतलब कि आपको पढ़ा रहे थे
पुर्तगाली के गवर्नर के बारे में, तो वहाँ पर नीनो डी क्यूना के बारे में बताए होंगे। नीनो डी क्यूना अपना वर्चस्व दोस्तों श्रीलंका तक भी क्या किया था, फैला लिया था, मतलब श्रीलंका पर भी उसके कुछ क्षेत्र थे दोस्तों, उस पर भी दोस्तों अपना अधिकार जमा लिया था। कौन? नीनो डी क्यूना, मतलब पुर्तगाली समझिए, पुर्तगाली का जो अधिकार क्षेत्र था वो श्रीलंका तक चल गया था दोस्तों। तो श्रीलंका का भी कुछ प्रदेश था, उस पर भी क्या किए डच, मतलब कि जो पुर्तगालियों का भी पुर्तगालियों के वर्चस्व में था, उस पर क्या किए 1658 में जो लंका श्रीलंका है, जिसको हम लोग जिसका पूर्ववर्ती नाम क्या है तो सिलोन हम जिसके नाम पे जानते हैं, उस पर भी अधिकार करने शुरू कर लिए। मतलब धीरे धीरे इनका क्या हो रहा है दोस्तों, शक्ति का विस्तार हो रहा है, किनका? डचों का। उसके बाद 1664 की बात करें हम लोग, तो 1664 में औरंगजेब, उस समय हमारे भारत में मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब आपका 1657 में दोस्तों क्या होता है, गद्दी पर बैठ जाता है 1657-58 में। और 1664 में क्या होता है कि औरंगजेब डचों से 3.5% वार्षिक चुंगी, मतलब कि वार्षिक कर के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का इनको कहता है अधिकार देता है। कहता है कि आपको हमको क्या करना है, 3.5% क्या करना, वार्षिक चुंगी देना, मतलब जितना आपको लाभ होगा उसका आपको 3.5% हमको देना है, बाकी आपको हम देते हैं अधिकार, जाइए आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्वतंत्र होकर व्यापार कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। ये अधिकार कौन दे दिया? औरंगजेब दिया। किसको? डचों को दोस्तों दिया। उसके बाद यहाँ पर सबसे विशेष बात आपको है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी तरह से याद रख लीजिए कि जो डच थे दोस्तों, ये मसाला का निर्यात भारत से नहीं करते थे। मसाला का निर्यात ये भारत से नहीं करते थे। पुर्तगाली आए, व्यापार किए, भी व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ आए, पुर्तगाली व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ आए, तो वो मसाला का व्यापार करने में अपना दिखाएं, मतलब कि वो मसाला का व्यापार करते थे। लेकिन जो डच थे दोस्तों, ये मसाला के व्यापार में दोस्तों, मतलब भारत के साथ मतलब मसाला का ये निर्यात नहीं करते थे। आखिर क्या, किस चीज़ का निर्यात ये भारत से करते थे? तो ये भारत से दोस्तों निर्यात करते थे आपके नील, अफीम, चावल, सोडा, सूती वस्त्र का निर्यात ये करते थे। आपको पुनः बता देते हैं हम, ये बहुत ही विशेष बात है, याद रखिएगा कि डच थे भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे, बल्कि किस चीज़ का निर्यात करते थे? तो यहाँ पर निर्यातित वस्तुएं हम फिर से लिख दिए हैं। सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, सोडा का निर्यात करते थे, अफीम का, नमक का, नील, और जो कच्चा रेशम हो गया दोस्तों वो हो गया, चावल का, ये सब चीज़ों का ये निर्यात करते थे। अगर आपसे कभी पूछ दे कि सूती वस्त्र का निर्यात कौन सा यूरोपीय कंपनी ने अपना दिलचस्पी दिखाया, तो ये डच थे दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 1690 का जब समय आया दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया, अपना मुख्यालय जो 1610 में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई थी पुलिकट में, वहाँ पर दोस्तों स्थानांतरित कर कहाँ लगा? नागपट्टनम, जो आपका आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक इसका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पर क्या किया, अपना ये मुख्यालय दोस्तों स्थानांतरित कर दिया। इसका नाम क्या? नागपट्टनम। उसके बाद हम आगे अगर बात करें तो यहाँ बताएं आपको कि डचों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात को सर्वाधिक महत्व दिया। बता दिए कि मसाला का बिल्कुल निर्यात नहीं करते थे भारत से, किसका निर्यात करते थे? कपड़ों का। मतलब इनके कपड़ों के दिलचस्पी से दोस्तों क्या हुआ था कि हमारे भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का निर्यात की स्थिति इतनी अच्छी हो गई थी, मतलब कि उस समय सर्वोच्च स्थिति में आ गई थी। मतलब कि डच अधिकांश बताएं कि ये कपड़ों का ही निर्यात भारत से दोस्तों करते थे। कौन सा कपड़ा? तो सूती वस्त्र का दोस्तों। आगे हम बात करते हैं जो सबसे आपके लिए विशेष है क्या, कि डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता और कार्टेल पद्धति पर दोस्तों आधारित था। अब सहकारिता क्या था और ये कार्टेल पद्धति क्या था, तो यहाँ पर आपको समझना है। सहकारिता मतलब होता है दोस्तों मिलजुल कर काम करना। आपको बताएं कि जो डचों की जो कंपनी बनी थी, तो उसमें क्या थे? शेयर होल्डर्स थे। शेयर होल्डर्स थे तो उन्होंने क्या किया, मिलजुल कर काम करना का मतलब काम करने का निर्णय लिया। मतलब कि हम भारत के साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे, लेकिन हमें आपस में क्या होगा दोस्तों, किसी तरह का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। मतलब कि वैमनस्य की भावना नहीं होगी कि हाँ वो ज़्यादा लाभ कमा रहा है, हम कम लाभ कमा रहे हैं। मतलब क्या करेंगे, हम एक साथ मिलजुल कर दोस्तों क्या करेंगे, अपना व्यापारिक कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जो भी लाभ होगा और लाभ होगा क्या करेंगे, आपस में मिलकर दोस्तों क्या करेंगे, उसका बंटवारा करेंगे। वो क्या था? सहकारिता था। वहीं दोस्तों क्या था, एक कार्टेल पत्ती के बारे में समझे, तो कार्टेल पत्ती एक तरह का व्यापारिक संगठन था दोस्तों। क्या था? एक व्यापारिक संगठन था। आपको बताएं कि डच जो आ रहे हैं कंपनी बनाकर, किस लिए आ रहे हैं? तो व्यापारिक करने के लिए। किस लिए आ रहे हैं? व्यापार करने के लिए। किससे? तो भारत के साथ और पूर्वी देशों के साथ। तो यहाँ पर क्या था कि इनमें किसी तरह की बता दिए आपको कि हमारे जो भी व्यापारिक लोग हैं उनमें क्या था, किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। मान लें कि हम बाजार में अपना कोई सामान बेच रहे हैं, तो ये नहीं कि आपस में क्या कि प्रतिस्पर्धा के कारण आपस में ही लड़ भीड़ करके क्या किए, अपना व्यापारिक जो भी स्थिति बना है उसको क्या किए, समाप्त कर लिया। ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, हम लोग मिलजुल कर क्या करेंगे दोस्तों, व्यापार करेंगे। आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना बिल्कुल हमें नहीं होगी। ऐसी स्थिति पर क्या था, इनका व्यापार दोस्तों आधारित था। किनका? डचों का। इसलिए दोस्तों इनका क्या था, धीरे धीरे वर्चस्व दोस्तों बढ़ता गया था। लेकिन बाद में ऐसा आता है कि इनका भी पतन दोस्तों होता है।
ऐसा नहीं है। अब देखिए वही पढ़ेंगे हम लोग क्या, डचों का पतन। डचों का पतन कैसे होता है उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहला हम जानेंगे यहाँ पर कोलाचेर का युद्ध जो हुआ था आपका 1741 में। किसके बीच में होता है, तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्सेस किसके बीच में होता है, डच। इसमें क्या होता है कि जो त्रावणकोर राजा था इनकी जीत होती है और डच के दोस्तों हार होती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, डच का जो एक व्यापारिक कोठी बना हुआ था कोचीन में, तब कोचीन पर दोस्तों क्या करते हैं, मार्तंड वर्मा अधिकार कर लेते हैं। मार्तंड वर्मा इस पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने क्या किया, डचों का दोस्तों भारत से अंत कर दिया, वो कौन था, तो आपका वेदरा का युद्ध, जिसको हम लोग चिंसूरा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं या हुगली के नाम से भी जानते हैं, हुगली के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जो 1759 ईस्वी में दोस्तों हुआ था। इसी के द्वारा क्या होता है, डचों का भारत से दोस्तों अंत हो जाता है, इसका समापन हो जाता है, इनका व्यापारिक कार्यक्रम खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं वेदरा है कहाँ। तो ये वेदरा आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। एक युद्ध हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, हुगली नदी किनारे हुआ था। किसकी नदी किनारे हुआ था, हुगली नदी किनारे हुआ था, इसीलिए हम लोग हुगली का युद्ध भी कहते हैं। अब यहाँ किसके बीच में हुआ था, तो बता दिए, अंग्रेज के बीच में हुआ था और डच के बीच में हुआ था। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजों की जीत होती है और डच के दोस्तों हार होती है। हार के बाद दोस्तों क्या होता है, संधि होता है, किनके बीच में, डच और अंग्रेज के बीच में। तो यहाँ पर अंग्रेज रखते हैं अपना प्रस्ताव, अपने प्रस्ताव में कहते हैं कि जो इंडोनेशिया में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र है, जो मतलब कि अंग्रेज का जो भी इंडोनेशिया में व्यापारिक केंद्र है, उस पर क्या होगा, डचों का अधिकार होगा। अंग्रेज बोलता है डच को कि जो भी हमारा इंडोनेशिया में व्यापारिक केंद्र है वो क्या करना है, उस पर आप अधिकार कर लीजिए, और जो भी आपका भारत में व्यापारिक केंद्र है, डचों का जो व्यापारिक भारत केंद्र है भारत में, उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर ब्रिटिश का मतलब कि अंग्रेजों का अधिकार होगा। मतलब कि आप भारत छोड़कर कहाँ चले जाइए, आप चले जाइए इंडोनेशिया, मतलब आप इंडोनेशिया में अपना व्यापार कीजिए और भारत में जो भी आपका व्यापारिक केंद्र उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर दोस्तों हमारा अधिकार होगा। इस तरह से क्या हुआ था, दोनों में दोस्तों संधि हुई थी। और अंततः दोस्तों क्या होता है, 1795 में अपना बोरिया भी इस तरह लेकर के डच यहाँ से भारत से दोस्तों चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, डचों का दोस्तों भारत से समापन हो जाता है। अब थोड़ा बताया आपको कि भारत में कैसे वो अपने व्यापारिक कंपनियां स्थापित किए थे, उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डचों का व्यापारिक केंद्र तो सबसे पहले कहाँ बनाया था, तो पुलिकट बनाया आपका, कहाँ बनाया था, मसूलीपट्टनम में आपका 1605 में, जो मसूलीपट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद दूसरा बनाया था आपका कहाँ, पुलिकट, जिसको मुख्यालय बनाया था, जो तमिलनाडु बताया आंध्र प्रदेश के बाउंड्री पर है, लेकिन ज़्यादा भाग से तमिलनाडु में 1610 में स्थापित किया था। उसके बाद आपका निजामपट्टनम में 1610 में बनाता है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में है। पटना में बनाया आपका, कभी कभी आपके बीपीएससी में दोस्तों ये प्रश्न पूछता है कि पटना में डचों का व्यापारिक केंद्र कब स्थापित हुआ था, 1632 में। कब हुआ था ये, 1632 में। 1632 में क्या किए थे, अपना व्यापारिक केंद्र दोस्तों स्थापित किए थे। सबसे पहला यूरोपीय कंपनी जिसने क्या किया था, पटना में व्यापारिक कोठी दोस्तों स्थापित करने का कार्य किया था। उसके बाद बात करें पिपली में दोस्तों, ये 1627 में बताया था, बंगाल में सबसे पहला इनका कोठी कहाँ स्थापित होता है, पिपली में होता है 1627 में। उसके बाद कासिम बाजार में स्थापित करता है आपका 1650 में। चिंसूरा में 1653 में दोस्तों स्थापित करता है। उसके बाद यहाँ बात कर ले कोचीन में 1663 में, और सूरत में दोस्तों आपका 1616 में क्या करते हैं, अपना ये व्यापारिक कोठी दोस्तों स्थापित करते हैं। तो इस तरह से क्या करता है इनका दोस्तों, भारत में इतने सारे क्या थे, व्यापारिक दोस्तों केंद्र थे। कहाँ पर, व्यापार भारत में, किसके, डचों के। तो ये सब किसको, किसके अधीन आ गया, तो ये सब दोस्तों अंग्रेजों के दोस्तों अधीन आ गया, क्योंकि बता दिए वेदरा के युद्ध में संधि हुआ था, समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो भी भारत का व्यापारिक केंद्र है डचों का, वो किसके अधिकार में आएगा, वो दोस्तों आएगा अंग्रेज के अधिकार में। उस पर किसका अधिकार होगा, अंग्रेज का अधिकार होगा। और डच कहाँ जाएंगे, तो डच जाएंगे इंडोनेशिया, अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट करके। अब यहाँ पर एक विशेष बात याद रखिएगा कि जो डच जो थे तो दोस्तों, इनका ज़्यादा दिलचस्पी था, यो क्या था दोस्तों, पूर्वी भारत में था। मतलब ये ज़्यादातर क्या कहते अपने पूर्वी भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कभी कभी अगर प्रश्न आपसे पूछ देगा ये कौन सी यूरोपीय कंपनी का अधिकांश व्यापारिक केंद्र पूर्वी क्षेत्रों में था या पूर्वी तट पर था, तो डच का। किसका दोस्तों, डच का। ये चीज़ें आपको याद रखना। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों, डच कैसे आए, क्यों आए, क्या आए, कैसे कैसे कहाँ पर स्थापित किए, कैसे उनका खात्मा हुआ, सारी चीज़ों को बता दिए। अगर आपको किसी पॉइंट में समझने में दिक्कत आया होगा दोस्तों, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्र को दोस्तों जरूर भेजिएगा, अपने ग्रुप में भेजिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो दोस्तों हम लाया करें। और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि उसका हम समाधान कर सके। अभी तो हम दोस्तों शुरुआत किए हैं, आपको आगे बहुत मजा आएगा पढ़ने में मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आपको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कहानी के अनुसार दोस्तों बताएंगे। कहीं भी अगर आपको पॉइंट में समझने में दिक्कत आता होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा।
यहाँ सर यहाँ पर ये परेशानी हो रहा है, आप कैसे बताइए, ये हमको समझने में नहीं आ रहा है। ज़रूर इसमें दोस्तों हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं अपनी तैयारी में दोस्तों लगे होंगे, क्योंकि आगामी आगामी समय में आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जिसकी तिथि भी दोस्तों धीरे धीरे आ रही है। तो ऐसा ही तैयारी में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से दोस्तों अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद दोस्तों।